Hello, everyone, and good morning. My name is Vivek Sharma, and today we're gonna discuss about the most important issues of the day. अब आज का जो पहला आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी. इस आर्टिकल में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रूपी डेप्रिशिएशन कि भाई ऐसा क्या कारण हुए, द रीजन वाई रूपी की वैल्यू इज डिक्लाइनिंग विद रिस्पेक्ट टू डॉलर. तो हम इसको समझेंगे. What can be the possible impact of this? That will be important. And what are the way forward कि कैसे इससे रिकवर किया जाए, उसके ऊपर हमारी डिस्कशन यहां पे रहेगी. अब प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से हम इसे डिस्कस करेंगे. Then second article is related to environment. On 4th of December we had World Wildlife Conservation Day. अब इंडिया में कंजर्वेशन के क्या स्टेटस चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या हमने आज तक स्टेप्स लिए हैं, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस पार्ट. आज दो प्रीलिम्स वाइटल के आर्टिकल है. फर्स्ट इज ईसी डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. हाउ इट इज कॉजिंग कैंसर, उसको हम समझेंगे. देन आज एक स्कीम के बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. दिस स्कीम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारा ओवरऑल पेरिस एग्रीमेंट में टारगेट है कि हम 500 गीगावाट एनर्जी को जनरेट करेंगे रिन्यूएबल सोर्स से. ऑलमोस्ट 50% हमारी एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स से आएगी. दैट्स व्हाई इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस. देन इसके साथ साथ हमारा फोकस रहेगा कोरिया के ऊपर. व्हाई कोरिया मैटर? बिकॉज रिसेंटली वहां पर मार्शल लॉ लगाया, उसको रिवोक कर दिया पार्लियामेंट ने, एंड सिचुएशन थोड़ी वॉल्टाइल चल रही है वहां पे. तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट द ज्योग्राफिकल लोकेशन. तो ये कुछ आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं. बट इन आर्टिकल्स को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स 2025, तो आपको हम एक मौका दे रहे हैं अपनी ड्रीम को साकार करने के लिए. वी आर कमिंग अप विद द यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स. अब इसमें आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिलेंगे. मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं, कौन से वाइटल टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, वो आपको विद लाइक इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा, नोट्स एंड एवरीथिंग. मोर ओवर आपको 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स को कवर करवाया जाएगा, आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा. मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो आपकी प्रीलिम्स ड्रीम को पूरा करने में हेल्प कर सकता है. उसके लिए आपके लिए ये कोर्स हम लेके आएंगे. मतलब अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड कि क्या फीचर्स, आपको क्या फीचर्स मिल रहे हैं इसमें, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं. चलिए, अब आपको एक और डाउट हो सकता है कि सर ये पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है. तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं. क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस टेलीग्राम चैनल में पहुंचेंगे, करंट अफेयर बाय विवेक सर. अब इस टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे हम पोस्ट करते हैं आपके इस स्टडी मटेरियल को. तो डेली बेसिस पे विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट टेलीग्राम से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आज के पहले आर्टिकल के बारे में. पहला आर्टिकल है रुपी की डेप्रिसिएशन के बारे में. रुपी अपने रिकॉर्ड लो पे पहुंचा 84.75 पे, एंड इसके बाद इसने रिकवरी की और 84.68 पे बंद हुआ. मतलब लास्ट रेट जो हुई थी वो 84.68 पे हुई थी. अब द थिंग इज, रुपी डेप्रिशिएट क्यों कर रहा है? पहला कंसर्न तो ये आता है. देखो, जब आप करेंसी की बात करते हैं दो कंट्रीज की, जब भी आप इसे इवेल्युएट करते हैं, तो ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर. मोस्टली चाइना की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी देश में तो मार्केट पे है. अब मार्केट में किसी करेंसी की क्या डिमांड है और दूसरी करेंसी की, मतलब आप जिस करेंसी की बात कर रहे हैं उसकी क्या सप्लाई है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि रुपी एप्रिशिएट होगी या डेप्रिशिएट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर आज की डेट में डॉलर की कीमत मतलब इंक्रीज हो रही है. अब प्रॉब्लम क्या है? कहते हैं डॉलर की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है. अब डिमांड कैसे इंक्रीज हो रही है? जैसे मान लीजिए ऑयल इंपोर्ट करना है, पेमेंट डॉलर में करनी है. गोल्ड इंपोर्ट करना है, पेमेंट डॉलर में करनी है. मान लीजिए फर्टिलाइजर्स को आप इंपोर्ट कर रहे हो तो पेमेंट डॉलर में हो रही है. इवन जो भी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल
आप ट्रेवल के लिए गए, ट्रेवल के लिए पेमेंट डॉलर में हो रही है। मान लीजिए कोई स्टडी करने के लिए यूएस गया है, तो वहां पर भी पेमेंट डॉलर में हो रही है। तो ये सभी वो रीजंस हैं जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो सकती है। अब अगर डॉलर की डिमांड इंक्रीज हुई एंड इंडिया में सप्लाई उतने की उतनी है, जैसे मान लीजिए यहां पर 5 लोग हैं, रमेश, सुरेश, महेश, गणेश, ये 4 लोग हैं। अब ये चारों को हजार हजार डॉलर चाहिए अपनी ट्रेड को फिनिश करने के लिए, या जो भी इनकी रिक्वायरमेंट, जैसे एजुकेशन के लिए जाना है, हजार हजार डॉलर चाहिए। अब इकॉनमी में टोटल ही $2000 पड़े हाइपोथेटिकली। अब सप्लाई जो है आपकी कंस्ट्रेंट है, सप्लाई लिमिटेड है, पर डिमांड ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा कि जो डॉलर की वैल्यू है वो एप्रिशिएट कर जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये तो मोटा मोटी कॉन्सेप्ट हो गया कि डॉलर की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। बट अभी जो फैक्टर्स हैं वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं इंडिया के केस में कि क्यों ये प्रॉब्लम आई। अब मल्टीपल फैक्टर्स में एक फैक्टर है आपका जियोपॉलिटिकल। कौन सा? जियोपॉलिटिकल। अब जियोपॉलिटिकल में सबसे पहले अगर आप देखें तो दैट इज अभी ट्रंप महाराज, यानी जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, इन्होंने कहा कि भाई अगर ब्रिक्स नेशन ये सोच रहे हैं कि भाई वो डॉलर का ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे, यानी डी डॉलराइजेशन की सोच रहे हैं, तो उस केस में यूएस इनके ऊपर 100% टैरिफ लगा देगा। मतलब एक तरह से धमका है, बट एक तरह का पैनिक क्रिएट कर दिया इन्होंने। अब पैनिक क्रिएट कर दिया तो लोग क्या करेंगे, डॉलर को स्टोर करने की कोशिश करेंगे या ओवर ऑर्डर कर देंगे कि बाद में टैरिफ इंक्रीज हो जाएगा। मेरे को 100 आईफोन की जरूरत थी, मैंने 1000 मंगा लिए शॉप के लिए। अब 1000 जब बिकेंगे, बिक जाएंगे, बिक तो अल्टीमेटली जाएंगे, बट यहां पर मैंने ऑर्डर यानी डिमांड ज्यादा क्रिएट कर दी। तो पैनिक की वजह से एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, अगर आप यूएस की इकोनॉमी में देखें तो यूएस मेजरली पिछले कुछ समय से अपने रेपो रेट को काफी हाई रखे बैठा है, मतलब इसमें आपको हाइक देखने को मिल रहा है। अब क्या हो रहा है कि भाई जैसे पहले डॉलर्स इंडिया में फ्लो क्यों करते थे, क्योंकि इंडिया में इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा था। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि इंडिया के कंपैरेटिवली यूएस में भी इंटरेस्ट ठीक ठाक मिल रहा है, तो लोग कहते हैं कि भाई मैं डॉलर को रुपये में चेंज करूं, इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करूं, फिर रुपये को वापस डॉलर में कन्वर्ट करूं, पैसा बीच में पे करना पड़ेगा, बेटर है 1 रुपया कम मिल रहा है, बट यूएस में ही इन्वेस्ट कर लेता हूं। तो मतलब ग्लोबल कैपिटल मार्केट जो है उसकी इन्वेस्टमेंट यूएस की तरफ इंक्रीज हुई, जिससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट का फ्लो कम हो गया। अब ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। मतलब ये दो तो मोटा मोटा रीजन है ग्लोबल लेवल पे, और ऐसा नहीं है कि मार सिर्फ हमारे को ही पड़ी है। चाइना की जो करेंसी है युआन, ये भी डेप्रिशिएट हुई है। एंड इन एडिशन टू दिस आप ये देखिए सेफ हेवंस में भी डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो रही है इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी को लेके, तो इस वजह से भी आपकी ये प्रॉब्लम आई। अब डोमेस्टिक लेवल पे क्या प्रॉब्लम है? अब देखो इंडिया की इकोनॉमी मेजरली इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम। अब इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तो पेमेंट डॉलर में देनी है, एक्सपोर्ट कम है तो डॉलर आ कम रहा है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमारे यहां पे एफडीआई वगैरह और एफआईआई पे हम फोकस करते हैं। अब पिछले कुछ टाइम से जब से ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, यूक्रेन वाली, ये वेस्ट एशिया वाली, लोगों की इन्वेस्टमेंट कम हुई है, प्लस यूएस ने रेपो रेट इंक्रीज कर रखा है, तो जिसकी वजह से एफडीआई एफआईआई आ नहीं रही, प्लस आपके इंपोर्ट बिल्स वहीं के वहीं हैं। अब इंपोर्ट आपका हाई है, आपका एक्सपोर्ट है नहीं, और एफडीआई आ नहीं रही, तो इसके बाद आपके जो लाइक एक बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जहां पर कितना डॉलर जा रहा है और कितना डॉलर आ रहा है, इसको कैलकुलेट किया जाता है, वहां पर आपका एक डेफिसिट क्रिएट होता है। मतलब आपके यहां पर अभी फिलहाल करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है, बिकॉज क्रूड ऑयल की प्राइसेस हाई चल रहे, पैसा ज्यादा पे करना पड़ रहा है, एंड इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब कैपिटल आउटफ्लो की बात करें तो क्योंकि देखिए अगर आप
इन्वेस्टमेंट की बात करें, यूएस ने अपने रेपो रेट इंक्रीज करके, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिस्क को अवॉइड करने के लिए कि भाई कल को यूएस सैंक्शन लगा दे या कल को थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है, तो इट्स बेटर हम डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें, तो उसकी वजह से भी इन्वेस्टमेंट कम है। लास्ट में इन्फ्लेशन की वजह से। अब इन्फ्लेशन कैसे आया, एक एग्जांपल लीजिए, जैसे डीजल है, डीजल हम बाहर से लेके आ रहे हैं, क्रूड ऑयल उससे बन रहा है। अब अगर आप इंपोर्ट ही महंगा कर रहे हैं, इंपोर्ट ही महंगा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इंक्रीज करेगी। ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए इनपुट का काम करती है। एग्जांपल के तौर पे लेट्स से वेजिटेबल इंडस्ट्री, अब एक जगह से दूसरी जगह पर वेजिटेबल लेके जानी है तो डीजल लगेगा। अब डीजल की अगर कॉस्ट इंक्रीज हो गई, किसान अपनी जेब से थोड़ी डालेगा, वो वेजिटेबल की कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। अब इससे इन्फ्लेशन आएगा। अब जब भी किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत लंबे समय तक रहता है, जैसे इंडिया में फूड इन्फ्लेशन काफी लंबे समय से चल रहा है, तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि इकोनॉमी के ऊपर लोगों का जो भरोसा है वो कम होने लगता है। अब अगर भरोसा कम है तो इंडिया से डॉलर वापस उड़ने लगेंगे, मतलब लोगों का इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस टूटेगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो प्रॉब्लम ये रहेगी कि डॉलर की इनकमिंग कम, इनकमिंग कम, डिमांड ज्यादा, बात खत्म कि आपकी रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी। अब इस डेप्रिशिएशन का क्या इंपैक्ट होगा? अब डेप्रिशिएशन के इफेक्ट को आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। अब नेगेटिव क्या इंपैक्ट है? अब मेरे को मान लीजिए आज 80 रुपए का डॉलर है, हाइपोथेटिकली मानते हैं कि अगले हफ्ते ये 90 रुपए पहुंच गया। आज की डेट में मान लो मुझे 50 लीटर क्रूड ऑयल खरीदना था। अब 50 लीटर की कीमत अगर आप देखें तो मान लीजिए 80 रुपए चल रही हो। अभी 80 रुपए के हिसाब से मेरे 4000 बन रहे थे, और 90 रुपए के हिसाब से एक हफ्ते बाद ये कहीं ना कहीं 4500 हो गए, तो ऑटोमेटिकली मेरी इंपोर्ट की कॉस्ट इंक्रीज होगी। इंपोर्ट की कॉस्ट क्या होगी? बढ़ गई। अब इंपोर्ट की कॉस्ट इंक्रीज होने का मतलब है मेरी इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होगी। इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होगी तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा, तो इन्फ्लेशन की भी प्रॉब्लम आ गई। इंपोर्ट बिल्स इंक्रीज हुए, करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस इन्फ्लेशन आ गया। इन एडिशन टू दिस एक एग्जांपल और देता हूं, लेट्स से हाइपोथेटिकली रिलायंस ने या अडानी का एग्जांपल ले लेते हैं। अडानी ने कहीं से डॉलर लोन में ले रखे थे। अब कितने लिए थे? मैंने कहा $1 बिलियन। अब यहां पर इंडिया के अकॉर्डिंगली ये अभी $80 बिलियन उधार लेके आया। अब एक हफ्ते बाद पे करने गया तो इसे $90 बिलियन पे करने पड़े, तो मतलब बोरोविंग की कॉस्ट जो है बाहर से वो इंक्रीज हो जाएगी। प्लस मुझ जैसे लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी कोई दुकान चला रहा हूं, मैंने कुछ गुड्स मंगाने थे, या मेरा छोटा भाई है कोई और वो बाहर पढ़ने जाना चाहता है, तो उसकी जो फीस है उसकी भी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। इंपोर्ट की कॉस्ट इंक्रीज हुई, कंजम्पशन मेरी महंगी हो रही है अब, और प्लस मेरे फॉरेन ट्रैवल वगैरह सब कुछ एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है। विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई जब आप किसी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट देखते हो कि भाई आपका एक्सपोर्ट इतना है नहीं, इंपोर्ट आप ज्यादा कर रहे हैं, तो एक ट्रेड डेफिसिट है कि भाई आपने पैसा देना ज्यादा है, लेना कम है, तो कॉन्फिडेंस खत्म होता है इकोनॉमी में, और इससे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दोनों ही डिक्लाइन करेंगी। मतलब डॉलर की इनकमिंग फर्दर डिप्रेट कर देगी ये, जिससे इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा। अब क्या सब कुछ नेगेटिव होता है? मैं कहता हूं नहीं, एक्सपोर्ट की वॉल्यूम इंक्रीज होगी। अब कैसे? जैसे जारा पे सेल लगी हो तो कैसे लोग 1 on 1 लेने चले जाते हैं कि भाई एक के ऊपर एक फ्री है, या 50% डिस्काउंट है, या 60% डिस्काउंट है, चलो जारा पे शॉपिंग करते हैं। तो द थिंग इज, ऐसी चीजें आपकी इंक्रीज होंगी तो इंडिया से एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सकता है, एक्सपोर्ट की वॉल्यूम। अब एक्सपोर्ट वॉल्यूम इंक्रीज होगी, कैपिटल होता है कि नहीं वो एक देखने वाली बात है, बट यस एक्सपोर्ट वॉल्यूम आपकी इंक्रीज होगी। कुछ सिलेक्टिव सेक्टर जैसे आईटी, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, इनके भी एक्सपोर्ट में हमें बेनिफिट मिलेगा। अब क्या सोल्यूशन है थ्रू विच हम
इस पूरी चीज को ठीक कर सके। मतलब क्या हमारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए। अब देखो सबसे पहला तो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, कि भाई यहां पर डॉलर को आप इकोनॉमी में इन्फ्यूज करो, मतलब सप्लाई इंक्रीज करो। और जैसे आरबीआई के पास फॉरेक्स पड़ा है, आप उस फॉरेक्स को यूज करो, इन्फ्यूज कर दो। अब जैसे आपने इन्फ्यूज किया, इससे एक प्रॉब्लम आएगी कि रुपी की सर्कुलेशन मार्केट में इंक्रीज होगी, तो आपको इसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। अगर ये ज्यादा हुआ तो इन्फ्लेशन आ सकता है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। देन आप करेंसी स्वैप को यूज कर सकते हो। आप बायलैटरल ट्रेड में रुपी को प्रमोट कर सकते हो, जैसे रशिया के साथ हम कर रहे हैं, या रुपी का रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन कर सकते हो, तो उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। देन इन एडिशन टू दिस आप पॉलिसीज में बदलाव लो, कैसे ज्यादा से ज्यादा एफडीआई, एफआईआई इनको आप अट्रैक्ट कर सके, उसको आप प्रमोट कीजिए। फिर जो जैसे एनआरआईज हैं, इनके ऊपर फोकस कीजिए कि कैसे इनकी एफडीज वगैरह इन्वेस्टमेंट इनके थ्रू भी इंडिया में आए, तो वो आप कर सकते हो। मोर ओवर आपकी जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी है, उनको आपको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, जिससे ओवरऑल आप चीजों को ठीक कर सकें। लॉन्गर रन में यू हैव टू फोकस अपॉन मेक इन इंडिया, या आपको फोकस करना पड़ेगा स्टार्टअप इंडिया पे, जिससे इंडिया में डोमेस्टिकली चीजों को हम प्रोड्यूस करें, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो प्रेशर अपने आप कम होगा। वैसे बेस्ट केस सिनेरियो में आपको इंडिया की करेंसी को इंटरनेशनलाइज करना चाहिए, बट उसके लिए भी अगेन एक्सपोर्ट आपका अच्छा होगा तभी फायदा है। अब एक प्रॉब्लम बताता हूं, रशिया के साथ हम रुपी में ट्रेड कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम है उस रुपी को रशिया यूज कहां करे, कि हम बहुत कम कंट्रीज को बहुत सारा सामान बेचते हैं। अब बहुत कम कंट्रीज हैं जिनको हमारा सामान जाता है। अब अगर कम कंट्रीज के पास सामान जाएगा, तो रशिया को कहां कहां उस रुपी को यूज करेगा। तो आपको अपनी ग्लोबल प्रेजेंस इंक्रीज करनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट बास्केट को, नंबर ऑफ कंट्रीज में बास्केट को एक्सपैंड करना पड़ेगा, और प्लस नंबर ऑफ कंट्रीज जहां पर ये जा रही है उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा। जस्ट लाइक चाइना, चाइना का युआन इंटरनेशनलाइज हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली चाइना वन ऑफ द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आपकी कंट्री है, तो हमें उसके ऊपर फोकस करना होगा। दैट शुड बी द वे फॉरवर्ड। अब यहां पर आगे हम डिस्कस करते हैं अबाउट इन्वायरमेंट के टॉपिक के, दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। 4 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया, एंड इंडिया को कहा जाता है ये वर्ल्ड में वन ऑफ द मेगा बायोडाइवर्स कंट्री है। क्या है? मेगा बायोडाइवर्स कंट्री। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? कहते हैं इंडिया ज्योग्राफिकली 2.4 एरिया को वर्ल्ड के होल्ड करता है, बट 7 से 8% बायोडाइवर्सिटी को होल्ड करता है, जिसमें 45,000 के करीब हमारे पास प्लांट की स्पीशीज है, 90,000 के आसपास हमारे पास एनिमल स्पीशीज है। तो एक बहुत बड़ी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है। एंड अगर हम बात करें इंडिया में 10 बायो जियो ज्योग्राफिकल जोन्स देखने को आपको मिलते, जिसकी वजह से हमारे यहां पर एंडेमिक स्पीशीज भी बहुत ज्यादा है। तो यहां पर यह कहा जाता है कि भाई देखो, एक प्रॉब्लम आज की डेट में ये एग्जिस्ट करती है कि 2011 में इंडिया में 47 ऐसी स्पीशीज थी जो आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती थी, बट कंजर्वेशन एफर्ट्स इतने इफेक्टिव नहीं है इंडिया में, जिसकी वजह से आज की डेट में 2022 में का रीसेंट डाटा है अपने पास आर्टिकल के अकॉर्डिंगली, तो अभी 71 के आसपास स्पीशीज आपकी क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। तो कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहते हैं मल्टीपल रीजंस है। कहते हैं क्या रीजंस है? कहते हैं सबसे पहला कि इंडिया में अगर आप देखते हैं तो सबसे बड़ी बात ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो रहे हैं। अब क्यों? कहते हैं डेवलपमेंट चल रहा है, डेवलपमेंट की वजह से इंक्रोचमेंट है, मतलब आप ये कह सकते हो कि वाइल्ड लाइफ जो एरिया है उसमें इंक्रोच कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, फ्रेगमेंटेशन एंड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज कर रहे हैं। और इसका नेगेटिव रिपरकशन ये है कि कंजर्वेशन एफर्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो ये पोचिंग है, ये पोचिंग और ज्यादा आपकी बढ़ती जा रही है। तो वो एक प्रॉब्लम है हमारे सामने कि भाई पोचिंग इंक्रीज होने की वजह से हमारे यहाँ पर जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी जैसे
डार्क नेट, डार्क वेब, जीपीएस टेक्नोलॉजीज, इनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही। मोर ओवर जो वर्नेबिलिटी है वो इसलिए भी ज्यादा देखने को मिलती है, बहुत सी स्पीशीज एंडेमिक है। जैसे एग्जांपल देता हूं, नीलगिरी ताहिर, या आप शंघाई डियर का एग्जांपल लीजिए। अब शंघाई डियर अगर हम कुछ ना भी करें एक्सटिंक्ट हो जाएगी। रीजन, या कंजर्व कितना भी कर ले एक्सटिंक्ट हो जाएगी। रीजन, क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं लोकटाक लेक में, जो कि फ्लोटिंग फुमडी है, इकलौता दुनिया का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जहां पर जमीन का कुछ टुकड़ा फुमडी जिसे कहा जाता है वो फ्लोट करता है। अब इसके ऊपर शंघाई यानी डांसिंग डियर आपका मिलता है। अब क्लाइमेट चेंज के कारण ये लेक खत्म हो गई तो ऑटोमेटिकली शंघाई डियर भी आपका खत्म हो जाएगा। तो वो एक प्रॉब्लम है कि भाई वो पर्टिकुलरली उसी एरिया में आपका मिलता है, तो उसको कंजर्व करना अपने आप में एक मुश्किल बात है। अब इंडिया में 4 मेजर आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स मिलते हैं, जैसे हिमालय वाले एरिया में नॉर्थ में आपका, फिर इंडो बर्मा पूर्वांचल वाला पार्ट, फिर वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, और नीचे अगर निकोबार आइलैंड की तरफ चले जाओगे तो सुंडा लैंड। तो ये इंपॉर्टेंट 4 एरियाज आपको देखने को मिलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और इसमें कई नोटेबल स्पीशीज हैं। जैसे कश्मीर स्टैग जिसे हुंगुल कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में मिलती है। मालाबार लार्ज स्पॉटेड क्विट एंडेमिक है वेस्टर्न घाट में। नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। लार्ज रॉक रैट सदर्न इंडिया में ही मिलता है। तो ये एंडेमिक है और इनको खतरा सबसे ज्यादा है। मोर ओवर कुछ बर्ड स्पीशीज हैं जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लिमिटेड से स्पीशीज रह गए हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसकी वजह से खतरे में, तो वो एक प्रॉब्लम है। लेसर फ्लोरिकन या बंगाल फ्लोरिकन की बात की जाए तो यहां पर एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड अवॉर्ड किए हैं उससे प्रॉब्लम है नहीं। वाइल्ड बिल्ड हेरॉन्स की अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश और असम में मिलते हैं, बट इनके इंडिविजुअल्स बहुत कम रह गए हैं, तो कैसे बचाएं इन्हें। मोर ओवर जैसे जॉर्डन कॉर्सर है जो आपका आंध्र प्रदेश में मिलता है, बट अभी एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो द थिंग इज, अगर आप टर्टल्स की बात करें तो रेड क्राउन टर्टल, आपका सॉफ्ट टर्टल्स, ये सभी कहीं ना कहीं अलग अलग जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं या ह्यूमन फैक्टर्स हैं, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से लगातार खतरे में। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप वल्चर्स की कैटेगरी देखिए, व्हाइट बैक्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर वल्चर सॉरी इंडियन वल्चर, ये सभी डाइक्लोफिनिक, जो कि एक जानवर को पेन किलर के तौर पे दिया जाता है, उसकी वजह से किडनी फेलियर होने के कारण मर रहे हैं। अब इनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 90% तक डिक्लाइन कर गई है, तो वो एक प्रॉब्लम है, पॉइजनिंग से मर रहे हैं। अब निकोबार मेगापॉड है, ये भैया निकोबार एरिया में मिलता है, बट ये भी बर्ड आपके एक्सटिंक्ट होने के कगार पे। तो कहते हैं कि भाई ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से प्रॉब्लम है। ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत से स्टेप्स लिए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, हाईएस्ट प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 की स्पीशीज को दे रही है। हमने वाइल्ड लाइफ कंट्रोल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाया ताकि ये जो पोचिंग के मैटर्स हैं इनको हम सॉल्व कर सकें। साइट के साथ हम कोलैबोरेट करके पेंगोलिन्स को सेव कर रहे हैं। इवन अगर हम देखें तो टर्टल्स के ऊपर भी हमारा फोकस है। सीबीआई को पावर दी है हमने, हमने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया, एलिफेंट स्टार्ट किए, वल्चर्स के लिए कैपिटल ब्रीडिंग हमने स्टार्ट की। बट द थिंग इज, ग्रास रूट लेवल पे इंप्लीमेंटेशन बहुत वीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सलमान खान को ब्लैक बग को मारे कितने साल हो गए, बट स्टिल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हुई क्या? द आंसर इज नो। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आपने सेफ्टी दी, बट उसकी ग्रास रूट लेवल पे प्रोटेक्शन क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर आपने स्टार्ट किया, केन बेतवा जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसमें टाइगर रिजर्व से ही आपकी ये प्रोजेक्ट होके जा रहा है। अब उसमें हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होगा, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होंगे। तो भैया एक्चुअल में आप सिर्फ पेपर पे ये काम कर रहे हो, ग्रास रूट लेवल पे इंप्लीमेंटेशन बहुत वीक है, बिकॉज ऑफ विच ये कंटिन्यूसली जो आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी की स्पीशीज है वो इंक्रीज कर रही है। तो ये आपको यहां पे याद रखना है। नाउ आज के वाइटल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले ईसीडीएनए के बारे में बात करेंगे। देखो ये बात तो किसी से नहीं छुपी, ऑलमोस्ट 99% डीएनए हमारा क्रोमोसोम्स में मिलता है जो कि न्यूक्लियस का पार्ट है। अब न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम्स के अलावा भी कुछ फ्रेगमेंटेड डीएनए आपका मिलता है, और वही कहलाता है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की बात की जाए, इसके बारे में
अभी रिसेंटली एक रिसर्च पब्लिक हुई थी ई डायनेमिक्स में। अब इसमें क्या कहा गया, कहते हैं नॉर्मल जो आपका क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए कुछ इस तरह के, बट लाइक अगर यहां पर देखा जाए तो ये सर्कुलर शेप के हैं और बहुत इंडिपेंडेंट है। प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि ये प्रोड्यूस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्मोकिंग करता है या पोल्यूटेड एरिया में रह रहा है, तो डीएनए फ्रेगमेंट हो जाते हैं। लाइक डीएनए आपके शैटरिंग के जो प्रोसेस है या रीअसेंबलिंग का प्रोसेस है, इसे कहा जाता है क्रोमोथेरेपिसिस। अब इसमें क्या होता है कि भाई डीएनए किसी तरह से, जैसे स्मोकिंग से, पोल्यूशन से डैमेज हुआ, उसके बाद या कोई एरर आ गया रेप्लिकेशन में या स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट में, उससे ये क्रिएट होते। बट ये 17% ट्यूमर सैंपल में आपके देखने को मिलते हैं। चाहे ब्रेन ट्यूमर की बात करें, ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, लिम्फोस सेरेकोमास की बात करें, सब में ये देखने को मिल रहा है, सब में कॉमन है ये। अब ये क्यों ऐसा है? बात ये कि भाई मेडिसिन अगर इसको ट्रीट करने जाती भी, क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्री मूवमेंट कर सकता है, तो बिकॉज ऑफ विच ये ड्रग्स को क्या कर देता है, इवेड कर देता है। अब क्योंकि ये इवेड कर पाता है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि भाई मेडिसिन इसके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। एंड अभी एक न्यू वर्नेबिलिटी का पता लगा है कि भाई एक्चुअल में एक आपका प्रोटीन है CHK1, CHK1, ये बेसिकली आपके ट्यूमर सेल्स को हेल्प करता है इस चीज को इवेड करने में। तो कहा जाता है कि भाई इसको ब्लॉक करने के लिए एक मेडिसिन है BBI-2779। अगर इसको यूज किया जाए तो कहीं ना कहीं इसको प्रोटीन को ब्लॉक किया जा सकता है एंड इसकी जो रेप्लिकेशन है उसको रोका जा सकता है एंड इससे कैंसर के अगेंस्ट इफेक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज अबाउट प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यू माइट बी अवेयर अबाउट पेरिस एग्रीमेंट में हमने कमिटमेंट कर दी 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की। अब इसमें भी हमने कहा कि भाई 50% जितनी भी एनर्जी इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है वो रिन्यूएबल सोर्स से होगी। अब इसमें अलग अलग चीजों का अपना योगदान रहेगा। सबसे मेजर योगदान सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी सिर्फ मेगा प्रोजेक्ट से तो आ नहीं सकती इतनी सारी, तो हमने यहां पर फोकस किया कि 40 गीगावाट हम रूफटॉप से बनाएंगे। अब प्रॉब्लम यह हुई कि रूफटॉप में पिछले साल और इस साल का जो डाटा मिला था उसमें 10 गीगावाट के आसपास हम जनरेट कर पा रहे हैं, मतलब समवेयर अराउंड 10 गीगावाट। अब यानी कथनी करनी में फर्क हो गया। अब पता लगा कि भाई ये प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम है फाइनेंसिस की, कि लोगों के पास पैसा नहीं है। दूसरी, अपफ्रंट कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई। अब इसमें अराउंड 145 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया एंड आप ये कह सकते हो कि 6.34 लाख लोगों के घरों पे तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो भी गई है। तो अभी ये कहा जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ये इफेक्टिवली वर्क कर रही है स्कीम, और जिसका रिजल्ट अपकमिंग ईयर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो कहते हैं इसमें है क्या स्कीम में, कहते 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। तो एनुअली इससे जो घर वाले हैं वो 15,000 रुपए बचा पाएंगे। चलो, एक बेनिफिट दिखा लोगों को। दूसरी चीज, गवर्नमेंट कह रही है कि हम सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे। अगर 2 गीगावाट तक का प्रोजेक्ट है तो उस केस में 60%, अगर 2 से 3 के बीच में है तो हम आपको 40% यहां पर सब्सिडीज देंगे। बट एक शर्त है कि 78,000 से ऊपर नहीं देंगे हम। चलो, वेल एंड गुड। अब इसके बाद मान लीजिए मैंने 40% अब पैसा देना है यहाँ पे, तो उसके लिए लोन की फैसिलिटी दे दी। लोन में आप ये कह सकते हो प्रायोरिटी सेक्टर में डाल दिया एक तरह से, जहां पर जो लोन अमाउंट है वो है जो रेपो रेट चल रहा है, जैसे अभी 6.5 प्लस 0.5 एडिशनल, तो 7% के आसपास यहां पर इंटरेस्ट पड़ रहा है। आगे कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन रेपो रेट। अब इसमें कौन कौन इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है? तो पहली चीज, इंडियन सिटीजन जिसका घर हो और रूफ आपकी सुटेबल हो इस सोलर पैनल्स के लिए, फिर वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो और आप किसी भी सोलर इंस्टॉलेशन का पहले फायदा नहीं उठा रहे, कोई भी स्कीम का पार्ट नहीं है उस केस में। अब बेनिफिट तो मैंने कुछ हद तक बता दिए, अब एक्चुअल में स्कीम से फायदा क्या होने वाला है?
तो कहते 720 मिलियन टन कार्बन एमिशन रिड्यूस होगा 25 सालों में। प्लस एडिशनल रिन्यूएबल एनर्जी से हम 100 बिलियन यूनिट्स जनरेट कर पाएंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है। अब इंस्टॉलेशन, रिपेयर, इन सब के लिए लोगों को हम ट्रेन करेंगे तो 17 लाख लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस के लिए। तो ओवरऑल इससे बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब इसी स्कीम में एक पार्ट आता है मॉडल विलेज कॉन्सेप्ट, जिसमें 800 करोड़ गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है और हर स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल विलेज को डेवलप करेंगे। अब इसमें कंपटीशन लगाएंगे हम वेरियस विलेजेस के बीच में, और जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसे 1 करोड़ रुपया की हेल्प यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। तो ओवरऑल स्कीम में अगर हम देखें तो प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ, जैसे लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है कि स्कीम के क्या बेनिफिट है, बाकी सब चीजें, क्योंकि इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं की गई, अवेयरनेस जनरेशन के ऊपर फोकस नहीं था। मोर ओवर डिस्कॉम कंपनीज जहां पर प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर इसे बेचेंगे कैसे। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगर मान लीजिए वेंडर की बात करें तो इंडिया में बहुत लिमिटेड वेंडर्स हैं, हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो उनका भी एक गैप एग्जिस्ट करता है। अब आज की डेट में हर एक पर्सन लोन नहीं ले सकता, बिकॉज अगर आप एक चीज देखें, कई बार जैसे मान लीजिए एक लोन अमाउंट आप लेने जाते हैं तो ये कहा जाता है कि आपकी उतनी लिमिट नहीं है। अब एक मिडिल क्लास फैमिली अगर लोन लेके घर बना रही है और लोन लेके इसको भी इंस्टॉल करेगी तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दैट्स वाई कुछ फाइनेंशियल बैरियर भी आपके एग्जिस्ट करते हैं। अब रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में अगर आप इसे लगा भी देंगे तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि भाई मेंटेनेंस करने के लिए वहां पर स्किल्ड मैन पावर कहाँ है, तो रिपेयर करवाने क्या वापस शहर जाना पड़ेगा, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साउथ कोरिया। अब प्रॉब्लम ये हुई यहां पर, इनके प्रेसिडेंट के ऊपर करप्शन के केस लगाए गए, एलिगेशंस लगाएंगे, और जिसके बाद उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। अब पार्लियामेंट रात को बैठती है और रिवोक कर देती है मार्शल लॉ को, और प्रेसिडेंट साहब वहां पर भेज देते फोर्सेस को। तो इस पूरे कंटेक्स्ट में थोड़ा सा ये आपका एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 38 पैरेलल के साथ आपकी ये जो नॉर्थ कोरिया है साउथ कोरिया से अलग होती है। अब इस साउथ कोरिया की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली यहां का ये इशू है, तो यहां पर आपको येलो सी एक तरफ देखने को मिलता है, एक चिजू स्ट्रेट देखने को मिलता है, कोरियन स्ट्रेट देखने को मिलता है जो जापान और नॉर्थ साउथ कोरिया को अलग करता है, एंड ये सी ऑफ जापान यानी ईस्ट सी देखने को मिलता है। एक ही कंट्री के साथ ही लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है, दैट इज नॉर्थ कोरिया। ईस्टर्न साइड ऑफ एशिया में लोकेटेड है। 3 मेजर रिवर्स आपको यहां पे देखने को मिलती है, दैट इज योर हैन रिवर जिसके ऊपर इसकी कैपिटल सिटी लोकेटेड है, गेमू रिवर जो कि आपकी येलो सी में ड्रेन करती है, एंड नैक टोंग रिवर जो कि आपकी स्टेट ऑफ कोरिया में ड्रेन करती है। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक बटन जरूर से दबाना, एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही था। मैं विवेक शर्मा आपसे अलविदा चाहूंगा।